नवंबर 1974 न्यूयॉर्क का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल। हजारों आंखें स्टेज की तरफ जमी थी। पहली बार फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस में बोलने का मौका मिला था। माहौल में टेंशन थी क्योंकि वेस्टर्न मुल्कों के लोग अभी तक जिस शख्स को टेररिस्ट कहते आए थे, आज वो उनके सामने आने वाला था। दरवाज़ा खुला और वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका अंदाज बाकी लीडर से बिल्कुल जुदा था। न सूट न टाई उसने पहनी थी, हरे रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म और सिर पर लपेटा हुआ था काला सफ़ेद कैफिया। वो आगे बढ़े, कैमरों के फ्लैश लगातार चमकते रहे। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो हॉल का शोर थम गया। वो धीरे धीरे माइक तक पहुंचे और उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में जज्बा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ उठाए और अपनी गहरी और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। ये थे यासिर अराफात और उनकी कही ये लाइनें हॉल से निकलकर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गईं। ऑलिव यानी जैतून की डाल उनके लिए शांति और बातचीत का सिंबल थी और बंदूक उनके लिए उस आज़ादी की जिद थी जो फिलिस्तीनी जनता का हक थी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर दुनिया उन्हें इंसाफ देगी तो वो शांति का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन अगर ये मौका छीन लिया गया तो वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस दमदार भाषण ने न सिर्फ डेलीगेट्स को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने अगले ही दिन उनकी तस्वीरों को फ्रंट पेज पर जगह दी। वो तस्वीर थी सीने पर मिलिट्री यूनिफॉर्म, सिर पर कैफिया और हाथ में जैतून की डाल। इससे पहले तक पूरी दुनिया ने उन्हें या तो गन के साथ देखा था या फिर गुस्से भरी तस्वीरों में, लेकिन यहाँ वो इंसाफ और अमन दोनों का पैगाम लिए खड़े थे। कंधे का कैफिया मिट्टी से जुड़ाव को दिखाता था और यूनिफॉर्म उस मिट्टी के लिए लड़ाई के जज्बे को, और जैतून की डाल अमन की कोशिश को। कुछ ही हफ्तों के भीतर इस स्पीच का असर दिखने लगा। अरब लीग और फिर यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी जनता का असली नुमाइंदा मान लिया। अराफात की इमेज हमेशा के लिए बदल गई। अब वो फिलिस्तीन की गलियों से निकलकर एक इंटरनेशनल लीडर बन गए थे। हालांकि इजरायल कहता रहा कि अराफात का हथियारों के साथ आना यह दिखाता है कि वो असल में लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन दुनिया ने माना कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए हथियार उठाना उनकी मजबूरी भी तो हो सकती है। और इससे ये मैसेज भी जाता है कि वो झुकेंगे नहीं, चाहे स्टेज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, आज जब गजा प्लान और फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने की मांग चल रही है तो इन्हीं यासिर अराफात का नाम जहन में बार बार आता है। वो शख्स जिसकी पैदाइश इजिप्ट के कायरो में हुई, बचपन यरूशलेम में गुजरा, जिसे 1948 के नकबा में बेघर किया गया, जिसके सीने में बदले की आग धधकती रही, जो इजरायलियों से लड़ा, फिलिस्तीनियों को आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत दी, जिसने कंधे पर कैफिया और बदन पर मिलिट्री यूनिफॉर्म को फैशन बना दिया, जो फिलिस्तीन की सबसे मजबूत आवाज़ था, जिसे अरब दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत हासिल हुई और 1993 की ओस्लो डील के बाद उसे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, जिसने हथियार उठाया, जिसे इजरायल ने आतंकी कहा, मगर उसी शख्स को दुनिया ने नोबेल अवार्ड से नवाजा, जिसके नाम पर न जाने कितनी माओं ने अपने बच्चों के नाम रखे। उनकी ज़िंदगी एक फिल्म स्क्रिप्ट की तरह थी, जिसमें एक्शन था, रोमांच था, पॉलिटिक्स थी और एक मिस्ट्री भी कि आखिर पेरिस में यासिर अराफात की मौत कैसे हुई, कौन था उनकी मौत के पीछे, मोसाद कैसे उनके पीछे पड़ा था और आखिर वो ऐसा कर क्या रहे थे जिससे इजरायलियों को खतरा महसूस हो रहा था। आज इस वीडियो में यासिर अराफात की ज़िंदगी के इन्हीं तमाम पहलुओं पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि यासिर अराफात इंडिया की पीएम रही इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। अराफात जब भी दिल्ली आते इंदिरा गांधी से ज़रूर मुलाकात करते। इंडिया भी शुरू से फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक रहा। साल 1974 में भारत ने अराफात की पीएलओ यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी जनता का असली नुमाइंदा मान लिया था। फिर 1988 में जब फिलिस्तीन ने खुद को स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन घोषित किया तो भारत उन पहले मुल्कों में था जिसने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। आज भी यही पॉलिसी जारी है। हाल के सालों में मोदी सरकार ने भले ही इजरायल के साथ रिश्ते मजबूत किए हों, लेकिन भारत का ऑफिशियल रुख वही है, फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क बनाने की मांग, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट। दोस्तों, फिलिस्तीन की हिस्ट्री यासिर अराफात के साथ साथ चलती है, यानी यासिर अराफात को समझना मतलब फिलिस्तीन के जज्बात को समझना। इस मज़ेदार कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एआई कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेज़ी से बदलती एआई की दुनिया में आप पीछे न रह जाएं। इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2 डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो हो रहा है इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। वैसे तो इसे अटेंड करने की कीमत है 10,000 रुपये, लेकिन आप इसे बिल्कुल फ्री अटेंड कर सकते हैं थैंक्स टू आउटस्किल, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एआई फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स। इस 16 घंटे के लाइव इंटरैक्टिव
ट्रेनिंग में आपको मौका मिलेगा अपनी पर्सनल AI टूल किट बनाने का, जिसमें 10+ टूल्स होंगे जो आज इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से बदल रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करने की स्किल्स, ताकि आप AI को एग्जैक्टली अपनी तरह से कंट्रोल कर सकें। बिना एक भी लाइन कोड लिखे रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट और डेटा एनालाइज करना भी आप सीखेंगे। मिनटों में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करने के गुर भी आप सीखेंगे। अपने खुद के AI एजेंट्स और टूल्स डेवलप करने की स्किल्स भी आप सीखेंगे, जो आपको देगी एक कॉम्पिटिटिव एज। अब तक 1 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स 40 से ज़्यादा देशों से ये प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात सिंपली समझ ली है कि AI के ज़माने में AI ना सीखना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो चाहे आप टेक में हो, बिजनेस पॉलिसी या किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि हर फील्ड में AI का असर पड़ेगा, इसलिए ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन याद रखिए, सीट्स लिमिटेड हैं और तेज़ी से भर रही हैं। तो अगर आप सच में अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि AI दुनिया को कैसे बदल रहा है, तो दिस इज़ योर चांस। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपनी सीट अभी सिक्योर करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी इनका ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, यासिर अराफात का जन्म तो साल 1929 के अगस्त में इजिप्ट की राजधानी कायरो में हुआ था, लेकिन उनकी जड़ें असल में यरूशलेम की थीं। उनके वालिद अब्दुल रऊफ अल हुसैनी यरूशलेम के रहने वाले थे और कायरो में कपड़ों का कारोबार करते थे। उनकी मां जहरा अबुल सऊद यरूशलेम के एक जाने माने खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। शादी के बाद उन्होंने अपना घर कायरो में बसाया। वहीं यासिर का जन्म हुआ। बचपन बहुत आरामदायक नहीं था। जब वो 4 साल के थे तभी उनकी मां का इंतकाल हो गया। इसके बाद कुछ वक्त के लिए उन्हें और उनके भाई फतेह को पिता ने यरूशलेम भेज दिया, ताकि वो अपनी नानी और मामा के साथ रह सकें। वहां पहुंचकर उन्होंने पहली बार अपनी उस सरजमी को देखा जिसके लिए वो बाद में पूरी जिंदगी लड़ने वाले थे। वहाँ का माहौल कायरो से पूरी तरह अलग था। फिलिस्तीन तब अंग्रेज़ों के कब्जे में था और पूरी दुनिया के यहूदी फिलिस्तीन में तेज़ी से बस रहे थे। वहाँ की हवा में मजहब, पॉलिटिक्स और एक बेचैनी बहने लगी थी। ब्रिटिश कब्जे वाले फिलिस्तीन में अरब और यहूदियों के बीच टकराव तेज़ी से बढ़ रहे थे। बच्चे यासिर ने देखा कि कैसे सड़कों पर नारे लगते थे, कैसे लोग अपनी ज़मीन और पहचान के लिए परेशान थे। कुछ साल बाद उनके वालिद अब्दुल रऊफ अल हुसैनी ने उन्हें वापस कायरो बुला लिया। कायरो बुलाने का मकसद साफ था, पढ़ाई। उनके पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, कपड़ों के कारोबार में हाथ बटाए और एक सुकून भरी जिंदगी गुजारे। लेकिन कायरो भी उस दौर में सिर्फ पढ़ाई का शहर नहीं रह गया था, वो अब अरब दुनिया का सियासी दिल बन चुका था। वो 1940s का आखिरी और 1950s का शुरुआती वक्त था। इजिप्ट भी उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था। हालांकि देश आज़ाद था, लेकिन असली ताकत तब भी अंग्रेज़ों के हाथों में ही थी। उनकी फ़ौजें सुएज़ कनाल पर तैनात थीं, जो दुनिया का सबसे अहम समुंदर का रास्ता है। इजिप्ट के लोग अपने ही मुल्क में पराये लोगों की तरह रहने को मजबूर थे। उनका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे सड़कों पर निकलने लगा। कायरो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मजदूरों और आम लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाते थे। हर अखबार में आज़ादी की मांग गूंजती थी। उधर फिलिस्तीन में जब साल 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान पास किया, तो उसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की बात थी। एक यहूदी राज्य इजराइल और एक अरब राज्य यानी कि पैलेस्टाइन। तो फिलिस्तीनियों और अरब देशों ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती ज़मीन का बड़ा हिस्सा यहूदियों को दे दिया था। इसके बाद दिसंबर 1947 से ही फिलिस्तीन में यहूदी मिलिशिया और अरब आबादी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गांव जलने लगे, लोग मारे जाने लगे। यही दौर नकबा की शुरुआत था। फिर 14 मई 1948 को जूइश एजेंसी के चीफ डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन 15 मई 1948 को अरब देशों, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लिबनान ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। यही था पहला अरब इजराइल वॉर। उस वक्त यासिर अराफात की करीब 19 साल के आसपास उम्र थी और वो कायरो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 1948 के नकबा की खबरों ने अराफात की नींद हराम कर दी थी। दरअसल नकबा में करीब 7,50,000 फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हुए थे। गांव उनके जला दिए गए थे, कई लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग। ये तस्वीरें और किस्से कायरो के कैफेज, यूनिवर्सिटी हॉस्टल और मस्जिदों में बार बार सुनाई देते थे। नकबा की वो तस्वीर अराफात के दिल पर छप गई और किताबों से ज़्यादा ज़रूरी उनको अपने ज़मीन की लड़ाई लगने लगी। अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का जज्बा लेकर यासिर कुछ इजिप्ट के सैनिकों के साथ साइनाई होते हुए गजा सीमा की तरफ पहुंचे, जहां से अरब फौजें इजराइल में दाखिल हो रही थी। लेकिन इजिप्ट की सेना ने उन्हें वापस लौटा दिया। सेना के अफसरों ने कहा कि बिना ट्रेनिंग और पहचान के उन्हें जंग पर नहीं भेजा जा सकता। हालांकि अराफात इससे टूटे नहीं और बाद में उन्होंने खुद कहा था कि दे स्टॉप्ड मी फ्रॉम फाइटिंग इन 1948 बट दे कुड नॉट स्टॉप द फायर दैट स्टार्टेड इनसाइड मी दैट डे। अराफात के सीने में जल रही इस आग के लिए घी का काम किया साल 1952 में नासिर के इनकलाब ने। साल 1952 में जमाल अब्दुल नासिर ने इजिप्ट की राजशाही सरकार गिराकर अंग्रेजी हुकूमत का अंत कर दिया और फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के जरिए इनकलाब ला दिया।
नासिर ने वेस्टर्न ताकतों को ललकारा और कहा कि अरब अब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, और 1956 में उन्होंने सुइज कनाल को अंग्रेजों से लेकर उसका नेशनलाइजेशन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इससे यासिर अराफात को बहुत हिम्मत मिली। उनको लगा कि अगर इजिप्ट अपनी जंजीरें तोड़ सकता है तो फिलिस्तीन भी ये कर सकता है। हर दीवार पर अरब यूनिटी और फ्री पैलेस्टाइन जैसे नारे लिखे मिलते थे। कॉफी हाउसों में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, यहाँ तक कि मस्जिदों के बाहर भी लोग एक ही बात करते थे, ब्रिटिश चले गए, अब बारी ज़ायनिस्टों की है। इस माहौल में अराफात की सोच पकी। उन्होंने देखा कि कैसे एक मूवमेंट जनता के गुस्से को ताकत में बदल सकता है। उन्होंने नासिर के भाषण सुने जिसमें वेस्टर्न ताकतों को वो चुनौती देते थे, और वहीं से अराफात ने सीख लिया कि आज़ादी सिर्फ मांग कर नहीं मिलती है, उसे छीनना पड़ता है। कॉलेज में उन्होंने पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स यूनियन ज्वाइन किया और जल्द ही उसकी अगुवाई करने लगे। उनके लिए ये एक सिर्फ ग्रुप नहीं था, ये वो जगह थी जहां उन्होंने सीखा कि कलम से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। रात में वो अपने साथियों के साथ बैठकर नक्शे बनाते, प्लान्स तैयार करते कि कैसे अपने मुल्क को आज़ाद किया जाए। 1948 की नकबा की यादें अब भी उनके जहन में जिंदा थीं, और कायरो की हर बहस उस जख्म को फिर से कुरेद देती थी। धीरे धीरे उनका गुस्सा और मकसद एक हो गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर अपने जैसे नौजवानों को जोड़ना शुरू किया जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। यही से फतह का आइडिया पैदा हुआ, एक ऐसा ग्रुप जो कहता था कि अब फिलिस्तीनियों को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। मतलब कायरो में अराफात को सिर्फ डिग्री नहीं मिली बल्कि एक डायरेक्शन भी मिली, और उसी डायरेक्शन ने उन्हें एक इंजीनियर से इनकलाब के इंजीनियर में बदल दिया। साल 1959 में कुवैत और कायरो में बैठकर अराफात, खालिद हसन, महमूद अब्बास जैसे नौजवानों ने फतह की बुनियाद डाली, और फतह ने छुपकर काम करना शुरू भी कर दिया। अपने इसे सोच के जवानों को खोजा गया। कायरो और कुवैत में बैठकर जो बातें हुई वो जल्द ही बंदूक और हथियारों की शक्ल में सामने आ गई। फतह के जो शुरुआती नेता जो कुवैत और कायरो में रह रहे थे, उन्होंने पैसे और लोग इकट्ठा किए, हथियार पहुंचाने के रास्ते बनाने शुरू किए। वो चुपके से पैसे भेजते जिससे हथियार छुपाने के ठिकाने बनाए जाते। हथियारों की सप्लाई के लिए समुद्र के किनारे वाले रास्ते चुने गए। इसमें फतह को मदद मिली इजिप्ट, सीरिया और लेबनान में मौजूद सपोर्टर से। हथियार सिर्फ मंगवाए ही नहीं जा रहे थे बल्कि लोकली भी हथियार कैसे बनाया जाए, उनको कैसे छुपाया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी होने लगी। सीक्रेट कैंपों में ट्रेनिंग होती जहां नए कमांडो लड़ाई की तरकीबें सीखते। कई लड़ाकों को विदेशी मुल्कों से सपोर्ट भी मिला और ट्रेनिंग भी, जिससे उनका ग्रुप और भी बढ़ा और ऑपरेशंस को अंजाम देने की काबिलियत भी उनकी ज़्यादा बढ़ गई। गुरिल्ला ऑपरेशंस का तरीका इनका अक्सर छोटा होता था लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता था। कमांडो रात में बॉर्डर पार कर जाते थे और टारगेट्स पर अटैक करते थे, फिर वापस लौटाते थे। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता लेबनान से था। सदर्न लेबनान के गांवों और पहाड़ियों से छोटी टुकड़ियों में कमांडो रात में इजराइल के नदर्न इलाके में दाखिल होते, खासकर गलीली वाले इलाके के पास। ये रास्ता इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी इन कमांडोज को होती थी, और मान लो कभी आमना सामना भी हो जाए तो यहाँ की पहाड़ियों के कवर जो है उनको छुपने में मदद कर सकते थे। अक्सर पैदल या छोटी पिकअप गाड़ी से लड़ा के बॉर्डर पार कर निशाना साध कर लौट आते। इसी तरह कई और रास्ते थे। हथियार और बाकी जरूरत के सामान के लिए गल्फ देशों जैसे सीरिया और इजिप्ट में मौजूद नेटवर्क काम आते थे। रिफ्यूजी कैंपों में सीक्रेट गोडाउन बनाए जाते। ऑपरेशन आमतौर पर रात में छोटे ग्रुप से और तेजी से लौटने वाले होते थे ताकि इजरायली जवाबी कार्रवाई से पहले ही वो गायब हो सके। मिलिट्री पोस्ट, सप्लाई लाइन, सड़कों को आमतौर पर ये लड़ा के टारगेट करते थे। इन ऑपरेशंस का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि दुनिया का ध्यान खींचना और फिलिस्तीनी मुकाबले की हिम्मत दिखाना भी था। फतह का नाम धीरे धीरे फैलने लगा क्योंकि इन छोटी छोटी कार्रवाइयों ने लोगों में उम्मीद जगाई। हालांकि कुछ ऑपरेशंस में कई बार नागरिकों की जान भी गई, जिससे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन उनका दुनिया में पहचान बनाने का मकसद पूरा हो गया। इन ऑपरेशंस को देखते हुए 1964 में अरब देशों ने PLO बनाया क्योंकि सभी को लगा कि इस तरह की गुरिल्ला लड़ाई से बहुत फायदा नहीं होगा जब तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर फिलिस्तीन की आवाज़ को इंटरनेशनली एक मंच से उठाया न जाए। तो 1964 में PLO बना और 1 जनवरी 1965 को फतह के मिलिट्री विंग अल आसिफा ने इजराइल के नेशनल वाटर कैरियर पर हमला किया। पंप स्टेशन, पाइपलाइन को निशाना बनाया गया क्योंकि इजराइल चाहता था कि गलीली झील से पानी निकालकर देश के वो सूखे इलाकों खास करके अपने रेगिस्तान तक पहुंचाए। ये पाइपलाइन, पंप स्टेशन और नहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसे इजराइल में वाटर सप्लाई की रीढ़ माना जाता था, लेकिन क्योंकि गलीली झील और जॉर्डन नदी का पानी सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन से भी जुड़ा था, इसलिए अरब देशों का कहना था कि इजराइल इस सिस्टम के जरिए अरब इलाकों का पानी हड़प रहा है। इसी वजह से यासिर अराफात की टीम ने इसको टारगेट किया। इस कोशिश का मकसद सिर्फ नुकसान करना नहीं था बल्कि एक जोरदार पॉलिटिकल मैसेज भी देना था कि फिलिस्तीनी अब अपने हक के लिए दमदारी से लड़ेंगे। इसी ऑपरेशन को बाद में फतह की इंटिलाका यानी कि लॉन्च माना गया। 1 जनवरी 1965 को आज भी कई लोग मॉडर्न फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की शुरुआती तारीख के तौर पर याद करते हैं। इस ऑपरेशन के बाद अराफात का कद और बढ़ गया और जब PLO ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत की तब अराफात वो शख्स बने जिनके नाम ने आंदोलन को एक मजबूत पहचान दी।
अराफात ने वो काम किया जो तब तक बिखरे हुए आंदोलन के ख्वाब में भी न था। 1969 में जब वो पीएलओ के चेयरमैन बने तो उन्होंने दर्जनों फिलिस्तीनी गिरोहों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और पीएलओ को फिलिस्तीनियों की पॉलिटिकल आवाज बना दिया। अराफात अब सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर नहीं रह गए थे, बल्कि एक सच्चे लीडर के तौर पर सामने आए जो गोलियों और अपनी बातों दोनों से दुश्मनों को छलनी करने में माहिर था। पीएलओ का हेडक्वार्टर रिमोटली चलता था। शुरुआती दिनों में ये जॉर्डन के कैंप्स में एक्टिव था। अराफात ने पीएलओ को केवल एक लड़ाकू ग्रुप नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में स्कूल्स बनाए, क्लिनिक्स खोले, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में पीएलओ को अपनी सरकार जैसा महसूस करने लगे वहाँ के रेफ्यूजीज। ये आइडिया काम कर गया। पीएलओ एक सेमी गवर्नमेंट इन एग्जाइल की शक्ल ले गया, जहाँ पब्लिक सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम भी बनाया गया। इसने रेफ्यूजीज का भरोसा जीता, जिससे पीएलओ को इंटरनेशनली एक ऐसे ग्रुप के तौर पर जाना जाने लगा जो फिलिस्तीनियों के लिए काम करता है। मतलब मिलिट्री और पॉलिटिक्स दोनों तरह से पीएलओ एक्टिव रहा। एक तरफ समाज सेवा, दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला हमले। इसकी वजह से इजराइल ने जॉर्डन पर दबाव डलवाया। इसीलिए 1970 का साल फिलिस्तीनी स्ट्रगल और अरब इलाके की पॉलिटिक्स का एक ऐसा मोड़ था जिस पर सबकी निगाहें जमी रही। दरअसल जॉर्डन में पले बढ़े फिदायीन जो 1967 में इजराइल से हार के बाद वहां आ बसे थे, अब अपने आप को एक ताकतवर मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के तौर पर वहां खड़ा कर चुके थे। इन अलग अलग ग्रुप्स की हरकतें जॉर्डन के किंग हुसैन को परेशान करने लगी। हर बड़े अटैक का जवाब अमेरिका हुसैन किंग से लेता। इधर फिदायीन जॉर्डन से लगती इजरायली सीमा पर हमले करते और फिर वापस जॉर्डन में आकर मौज करते। यहाँ तक कि एक समय तो उन्होंने जॉर्डन के किंग के सरकारी फरमानों को भी तवज्जो देनी बंद कर दी। फिर आया साल 1970 और महीना सितंबर का। इस महीने को इतिहास ने ब्लैक सितंबर के नाम से जाना, क्योंकि जॉर्डन की सेना ने इन ग्रुप्स पर बड़े पैमाने पर हमले किए। कई जगहों पर घेराव और टकराव हुए। किंग हुसैन ने इरादा पक्का कर लिया था और अपनी सेना को कड़ी कार्रवाइयाँ करने का आदेश दे दिया था और फिदायीन के कई ठिकानों को ध्वस्त भी कराया। इसकी वजह से जॉर्डन के अंदर कई हफ्तों तक फायरिंग, सिविल वॉर जैसे हालात बन गए थे। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए, हजारों रेफ्यूजीज और लड़ाके जॉर्डन से निकलने को मजबूर हो गए और इसी के साथ पीएलओ की जॉर्डन में मौजूदगी भी मुश्किल लगने लगी। 1971 के जून तक जॉर्डन ने लगभग सभी लड़ाकों को अपने देश से निकाल दिया। कई लड़ाके निकल कर यहाँ से लेबनान का रुख कर चुके थे। इस घटना ने यासिर अराफात को सिखाया कि मिलिट्री लड़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही पॉलिटिकल लड़ाई और इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो बेरूत में भी अराफात और उनकी पीएलओ की टीम ने अड्डा जमा लिया और पुराने सिस्टम पर ही सेमी गवर्नमेंट जैसे काम करने लगे। अराफात के इस तरीके ने पीएलओ को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया जिसे धीरे धीरे इंटरनेशनल सपोर्ट और पहचान हासिल होने लगी। साल 1974 तक अराफात ने पीएलओ को अरब लीग और फिर यूनाइटेड नेशंस में वो कद दिलाया जिसने पीएलओ को फिलिस्तीनी आवाम का ऑफिशियल नुमाइंदा बना दिया। उधर मिलिट्री फ्रंट पर भी पीएलओ बड़े ऑपरेशंस करने लगा। 1970 के दशक की शुरुआत में डावसन्स फील्ड के हाईजैक और 1972 में म्यूनिख में हमले करके अपनी ताकत का मुजाहरा भी पीएलओ पेश कर चुका था। डावसन्स फील्ड के हाईजैक में प्लेन को कब्जे में लेकर एक मैसेज दिया गया ताकि दुनिया फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करे, लेकिन म्यूनिख ओलंपिक्स के हमले ने दुनिया को सदमे में डाल दिया और इसे एक आतंक का नया चेहरा कहा गया। इन इंटरनेशनल हमलों और गुरिल्ला वॉर के चलते इजराइल और वेस्टर्न मुल्कों ने पीएलओ और अराफात को आतंकी की नजर से देखना चालू कर दिया, खासकर म्यूनिख घटना के बाद। इससे अराफात की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इमेज को नुकसान पहुंचा। वहीं लेबनान से अब ऑपरेट कर रहे अराफात के लिए नए मुल्क में नई चुनौतियां थीं। एक तरफ उन्होंने अपने लोगों के लिए सिस्टम बनाकर समाज सेवा की, स्कूल खड़े किए, रेफ्यूजीज की मदद की, लोगों को एकजुट किया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान की अंदरूनी राजनीति में भी वो उलझ गए, जो आगे चलकर 1982 में बड़ी जंग में तब्दील हो गई। लेकिन यासिर अराफात का कद उस वक्त तक झुकना नहीं जानता था। अराफात खुद रेफ्यूजी कैंपों में कई बार दिखते। उनका सिंपल हरा यूनिफॉर्म और कैफिया लोगों के बीच उनके करीब होने का संदेश था। किसी महल या चमक दमक से दूर उनका सादा अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता और आम लोगों के वो हीरो बन गए थे। कैंपों की दीवारों पर उनकी तस्वीरें, बाजारों में उनके पोस्टर और बच्चों के बीच उनकी कहानियां उनकी पॉपुलैरिटी की गवाह थी। अरब दुनिया में यासिर अराफात का नाम बड़े ही अदब से लिया जाने लगा। अरब मुल्कों से उनको फंडिंग और बाकी ज़रूरत के सामान मिलने लगे, लेकिन आगे चलकर यही फंडिंग उनके गले की फांस बन गई, क्योंकि उनके पास लड़ाकों की फौज थी, उनके हथियार, खाने पीने में मोटा खर्च होता था। इसके अलावा रेफ्यूजीज़ की मदद के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत होती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी धीरे धीरे यासिर अराफात अरब मुल्कों पर फंडिंग के लिए डिपेंडेंट हो गए। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद यासिर अराफात नाम के इस किरदार को अभी और कई कमाल करने थे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बात की कि यूएन में स्पीच देना यह साबित कर गया कि एक स्पीच कभी कभी हजारों गुरिल्ला हमलों से भी ज़्यादा असरदार होती है।
अराफात ने कहा कि वो शांति चाहते हैं पर अपनी पहचान खोकर नहीं, अपनी मिट्टी गंवा कर नहीं। और उनकी ये स्पीच पूरी दुनिया में फैली और तब तक फिलिस्तीन का मतलब ही एक तरह से अराफात हो गए थे। फिर साल आया 1982। ये साल अराफात और पूरी फिलिस्तीनी आवाम के लिए एक बड़ा तूफान लेकर आया। लेबनान, जहां से पीएलओ सालों से अपने ऑपरेशंस चला रहा था, वो अब खुद जंग का मैदान बन चुका था। इसके बारे में एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, वो आप यहां से देख सकते हैं। इजराइल ने जून 1982 में ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली नाम से हमला शुरू किया। असल मकसद था पीएलओ के ठिकानों को खत्म करना और अराफात को लेबनान से बाहर निकाल देना। इजरायली टैंकों ने बैरूत की सड़कों को रौंद दिया, हजारों बम गिरे, शहर महीनों तक घेराबंदी में रहा। अराफात और उनके साथी लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे, कभी बंकरों में रहे तो कभी अंधेरी गलियों में छुपकर पीएलओ की कमान चलाते रहे। शहर के ऊपर धुएं की परत और नीचे मलबों के ढेर के बीच अपने वतन से दूर एक कमांडर अपने कौम के लिए लड़ते रहने की जदोजहद कर रहा था। दुनिया भर के कैमरे बैरूत पर टिके थे और उसमें हर दिन मौत के डर और उम्मीद के साथ फिलिस्तीनी जी रहे थे। आखिरकार इंटरनेशनल प्रेशर के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद अराफात और उनके हजारों फिलिस्तीनी लड़ाके बैरूत छोड़ने पर मजबूर हुए। फ्रेंच नेवी के जहाज़ों से उन्हें ट्यूनिस भेजा गया, उनके अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ अफ्रीका में। अराफात जब जहाज़ पर सवार हुए तो लोगों ने कहा कि ये फिलिस्तीनी लड़ाई का अंत है, लेकिन वो मुस्कुराए और बोले, हम वापस आएंगे। ट्यूनिस में पीएलओ ने नया हेडक्वार्टर बनाया, मगर अब वो ज़मीन से कट चुके थे, अपने लोगों से, अपने कैंपों से, उस जज्बे से जो उनके आंदोलन की ताकत था। 1980 के दशक के बीच आते आते अराफात की इमेज धुंधली पड़ने लगी थी। अरब दुनिया के कई मुल्कों ने भी पीएलओ से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिलिस्तीनी नौजवान अब अपने अंदर की बेबसी से तंग आ चुके थे। और फिर आया साल 1987, दिसंबर का महीना। इस महीने एक चिंगारी भड़की जिसने पूरे फिलिस्तीन को जगा दिया। दरअसल गजा की एक सड़क पर एक ट्रक हादसे में 4 फिलिस्तीनी मारे गए और उसी दिन सैकड़ों नौजवान सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पत्थर उठाए और इजरायली सैनिकों की बंदूकों के सामने खड़े हो गए। यही थी पहली इंतफादा, यानी लोगों की इनकलाबी बगावत। और ये बगावत किसी नेता के इशारे पर नहीं, बल्कि आम जनता की चीख से शुरू हुई थी। ट्यूनिस में बैठे यासिर अराफात ने टीवी और अखबारों के जरिए इस बगावत को देखा। उनके अंदर पुराना जोश लौट आया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो इस मूवमेंट से खुद को जोड़ दें तो फिर फिलिस्तीन की पॉलिटिक्स को वो आगे ले जा सकते हैं। और उन्होंने इंतिफादा को इंटरनेशनली फिलिस्तीनी असली आवाज़ की तरह पेश किया। विदेशी नेताओं से मुलाकातें बढ़ाई, स्पीचेस में कहना शुरू किया कि ये हमारे लोगों का सच्चा जज्बा है। और धीरे धीरे अराफात फिर से उस बगावत का चेहरा बन गए जिसे वो खोते जा रहे थे। 1987 से 1990s तक चले पहले इंतिफादा ने दुनिया की सोच बदल दी। टीवी स्क्रीन पर पत्थर उठाए बच्चे और गोलियों से लड़ते आम लोग दुनिया के दिलों को छूने लगे। और यहीं से अराफात को एक और मौका मिला अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से जिंदा करने का, लेकिन इस बार बंदूक से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के जरिए। दिसंबर 1988 में अल्जीयर्स में फिलिस्तीन की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई। ये वही बैठक थी जिसमें अराफात ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अब यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल को मान रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले इजराइल के वजूद को ही गैर कानूनी मानता था, अब इजराइल को एक मुल्क मानने को तैयार था। यानी अराफात ने पहली बार 2 स्टेट सोल्यूशन को माना। हालांकि उनकी एक शर्त थी कि 1967 के 6 डेज वॉर में जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया था उनको वो वापस करे और वहीं वो अपना आज़ाद फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इलाके में शांति की बात भी की। अब यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि उनका ये बयान प्रैक्टिकल था, कि वो शांति चाहते थे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अराफात ने यहीं पर सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि असलियत ये है कि 1967 के बाद आज तक इजराइल ने उन इलाकों को पूरी तरह से खाली नहीं किया है। खैर, उनके इस बयान से दुनिया का रुख उनकी तरफ बदलने लगा। अमेरिका, जो अब तक पीएलओ से सीधी बात करने को तैयार नहीं था, उसने पहली बार यासिर अराफात से कांटेक्ट शुरू किया। यूएन असेंबली में भी अराफात को अमन की दिशा में कदम बढ़ाने वाले नेता के तौर पर सराहा गया। यूरोपीय देशों और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने भी उनके बयान को सपोर्ट किया। हालांकि कई फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने अराफात को गद्दार तक कहा। उनका कहना था कि अराफात ने आधी ज़मीन के बदले पूरा फिलिस्तीन बेच दिया। मगर अराफात का जवाब था, हमारी लड़ाई अब ज़मीन के टुकड़े की नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की है। उनके इस कदम ने आगे चलकर ओस्लो डील की बुनियाद रखी। अराफात का ये फैसला दरअसल वही पुल था जिसने मिलिट्री मूवमेंट को इंटरनेशनल बातचीत में बदला। फिर आया 1993 का साल। ये फिलिस्तीन के इतिहास का वो मोड़ था जहां बंदूक की जगह कलम ने ली। पहले इंतिफादा को 6 साल बीत चुके थे और दोनों तरफ से थकान साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ इजराइल था जो लगातार बगावत और वायलेंस से परेशान था, और दूसरी तरफ अराफात थे जो ट्यूनिस में बैठे अपने लोगों के लिए सोल्यूशन निकालने की तलाश में थे। इसी बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक सीक्रेट बातचीत हुई, मीटिंग हुई जिसने इतिहास को बदल दिया। इन बातचीतों का पहला दौर बेहद सीक्रेट था। अराफात के सबसे भरोसेमंद लोग जैसे महमूद अब्बास और अहमद कुरैई
नॉर्वे में इजराइल के एम्बेसडर से मुलाकातें करते रहे। कई हफ्तों तक रात दिन चलने वाली इन बैठकों में पहली बार दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से खुलकर बात की और 13 सितंबर 1993 को वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब यासिर अराफात और इजरायली पीएम इत्साक रॉबिन ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के लॉन में बैठकर एक दस्तावेज पर साइन किए, जिसे दुनिया ने ऑस्लो डील के नाम से जाना। इस डील के तहत गजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सिमटे फिलिस्तीनियों को होम रूल की इजाजत मिली और पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनाई गई। अराफात ने यह वादा किया कि पीएलओ इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, वायलेंस को छोड़ेगा और दोनों मुल्क शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसके बदले इजराइल ने धीरे धीरे कुछ इलाकों से अपनी फौजें हटाने और फिलिस्तीनियों को एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त देने का वादा किया। उस दिन वॉशिंगटन के आसमान के नीचे वो नज़ारा पूरी सदी के सबसे यादगार लम्हों में से एक बन गया। व्हाइट हाउस के लॉन पर यासिर अराफात, इत्साक रॉबिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एक साथ खड़े थे। अराफात ने हरे मिलिट्री यूनिफॉर्म में हाथ बढ़ाया और रॉबिन ने थोड़े संकोच के बाद उसे थाम लिया। बिल क्लिंटन ने दोनों के बीच मुस्कुराकर वो हाथ मिलवाया और कैमरों की चमक में उस पल की तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। ये वो लम्हा था जब दशकों की दुश्मनी पहली बार उम्मीद में बदली थी। दुनिया ने उस डील को फिलिस्तीन और इजराइल के लिए नए दौर की शुरुआत कहा, लेकिन दोनों तरफ से बवाल भी खूब मचा। फिलिस्तीनी ग्रुप्स, खासकर हमास ने इसे धोखा कहा और कुछ इजरायली नेताओं ने भी इसे खतरा बताया। फिर भी इस डील ने एक उम्मीद जगाई कि शायद खून और बारूद की जगह अब बातचीत से रास्ता निकलेगा। एक साल बाद 1994 में नॉर्वे के ओस्लो से निकली वही कोशिश नोबेल का हिस्सा बन गई। यासिर अराफात, इत्साक रॉबिन और शिमोन पेरेस को एक साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। जब अराफात ने स्टेज पर पुरस्कार लिया तो उन्होंने कहा, यह शांति का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो हमारे बच्चों को जंग से बचा सकता है। हालांकि आगे का सफर उतना शांत नहीं रहा। वायलेंस, जासूसी, गद्दारी का सिलसिला दोनों तरफ से चल पड़ा। तो ओस्लो डील के बाद 1994 में अराफात आखिरकार अपने वतन लौटे। 27 साल बाद गजा की जमीन पर उनका पहला कदम पड़ा तो हजारों लोग सड़कों पर उमड़ आए। लोग तख्तियां उठाकर नारे लगा रहे थे, अराफात वापस आया, फिलिस्तीन जिंदा है। उस दिन गजा जैसे किसी आज़ादी के दिन की तरह सजा था, लेकिन अराफात जानते थे कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। पीएलओ अब बन गया फिलिस्तीन अथॉरिटी। अराफात इसके पहले प्रेसिडेंट बने। उन्हें गजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार मिले। उन्होंने पुलिस फोर्स बनाई, कैबिनेट बनाई और पुराने जंगजू कैंपों को एक एडमिनिस्ट्रेशन में बदलने की कोशिश शुरू की। उनका मकसद था कि ये छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे एक मुकम्मल फिलिस्तीन मुल्क की बुनियाद बने, लेकिन हकीकत उतनी आसान थी नहीं। ओस्लो डील के बाद भी इजराइल ने वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने का काम रोका नहीं। हर महीने नई कॉलोनियां बन रही थी और जिन इलाकों से सेना हटाने का वादा था वहां भी कंट्रोल बना रहा। सड़कों पर इजरायली चेक पोस्टें वैसे की वैसे रहीं। फिलिस्तीनी लोगों को अपने ही शहरों में आ जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। फिलिस्तीनियों के बीच गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। बहुतों को लगा कि ओस्लो डील सिर्फ एक धोखा था, एक ऐसा जाल जिसने फिलिस्तीनियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मगर उन्हें बराबरी आज़ादी का हक नहीं दिया। वहीं अराफात की सरकार पर भी इल्ज़ाम लगने लगे कि उन्होंने करप्शन को पनपने दिया और लोकल लीडर्स को किनारे कर दिया। उनकी अपनी पार्टी फतह में भी बगावत होने लगी। उधर दूसरी तरफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 4 नवंबर 1995 को शांति के समर्थन में एक बड़ी रैली चल रही थी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर इत्साक रॉबिन ने मंच पर चढ़कर हजारों लोगों के सामने भाषण दिया और जब वो मंच से उतर रहे थे तभी एक 25 साल के इजरायली यहूदी छात्र यिगाल अमीर ने रॉबिन पर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौत हो गई। रॉबिन की मौत के बाद इजराइल में कट्टर राइटिस्ट नेता बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आया। इसी इंसान ने ओस्लो डील को भी तहस नहस कर दिया। फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां दोगुनी हो गई। फिलिस्तीन के छोटे छोटे इलाके जैसे किसी जाल की तरह बिखरे रहे। बीच में इजरायली रोड और चौकियां और चारों तरफ दीवारें। अराफात अब प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन उनका इलाका लिमिटेड था और उनकी पावर बहुत ही लिमिटेड हो गई थी। इजराइल जब तब सिक्योरिटी के नाम पर अराफात को नज़रबंद कर देता। मतलब जो शख्स कभी पूरी अरब दुनिया का हीरो था, फिलिस्तीन की बेबाक आवाज़ था, अब वो गजा और रमल्ला के बीच की दीवारों में सिमटने लगा। ओस्लो ने अराफात को नोबेल दिलाया, पावर दी और अपने लोगों के बीच कुछ वक्त के लिए हीरो बना दिया, लेकिन वही ओस्लो पीस अकॉर्ड धीरे धीरे उनके लिए एक बोझ बन गया। फिलिस्तीनियों को आज़ादी का वादा मिला, मगर उन्हें असलियत में और गहरे घेर लिया इजराइल ने। ओस्लो डील के कुछ साल बाद तक फिलिस्तीन में वो जोश बचा ही नहीं था जो कभी इंतिफादा के दिनों में सड़कों पर दिखता था। लोगों को लगने लगा कि जिस शांति का वादा किया गया था वो अब सिर्फ कागज़ पर रह गई। अराफात, जो कभी मुकाबले के मर्द कहे जाते थे, अब अपने ही लोगों की नज़रों में शक और गुस्से का निशाना बनने लगे। गजा और वेस्ट बैंक में नई बनी फिलिस्तीन
अथॉरिटी पर इल्ज़ाम लगने शुरू हुए कि वो असल में इजराइल की सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। बहुत से फ़िलिस्तीनियों का कहना था कि ओस्लो डील ने पीएलओ को आज़ादी के रास्ते से हटाकर एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है। अब वो अपने ही लोगों पर नज़र रख रहे थे ताकि इजराइल को शांति का भरोसा दिया जा सके। जो ग्रुप कभी इजराइल के खिलाफ गोलियां दागता था वो अब खुद इजराइल की शर्तों पर चलने लगा था। अराफात के नज़दीकी लोगों पर करप्शन के आरोप लगे। कहा गया कि अरब देशों से जो अरबों की डॉलर की मदद आती थी वो नीचे तक नहीं पहुंचती थी। सत्ता में बैठे अधिकारी शान और शौकत की जिंदगी जी रहे थे, जबकि गजा के कैंपों में लोग अब भी बिजली पानी के लिए तरस रहे थे। लोगों के बीच ये मैसेज गया कि उनका मूवमेंट अब ब्यूरोक्रेसी और घूसखोरी में फंस गया है। उधर इजराइल में भी हालात बदल रहे थे। फिलिस्तीनी इलाके में बस रही नई बस्ती ओस्लो डील की आत्मा पर एक नई चोट जैसी थी। अराफात बार बार कहते रहे कि इजराइल शांति की राह पर नहीं चल रहा, लेकिन अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने फिर से बंदूक उठा ली। अराफात के लिए ये दोहरी मार थी। एक तरफ इजराइल भरोसा नहीं कर रहा था, दूसरी तरफ उनके अपने लोग ही उन्हें गद्दार कहने लगे थे। फिर आया साल 2000 का वक्त। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के बीच एक आखिरी कोशिश चल रही थी बातचीत से अमन की तलाश की। अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने दोनों देशों के नेताओं को अमेरिका कैंप डेविड में बुलाया। एक तरफ यासिर अराफात थे जो अब तक उम्मीद के धागे को थामे हुए थे, और दूसरी तरफ इजरायली पीएम एहुद बराक। ये मीटिंग कई हफ्तों तक चली। वेस्ट बैंक, गजा और यरूशलेम के मसले पर तमाम ड्राफ्ट बने, नक्शे खींचे गए और गलत फहमियों पर बहस हुई, लेकिन बातचीत किसी मंजिल पर पहुंच नहीं सकी। दरअसल अराफात चाहते थे कि ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बने और वहां की अल अक्सा मस्जिद का इलाका उनके कंट्रोल में आए, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। एहुद बराक ने जो प्रपोजल दिए वो अराफात के लिए मंजूर करना नामुमकिन था। तो जुलाई 2000 के कैंप डेविड की मीटिंग बिना किसी नतीजे खत्म हो गई। फिलिस्तीनी मानते थे कि ये एक झूठा सौदा था जिसमें बराबरी की गुंजाइश थी ही नहीं। कैंप डेविड के फेल होते ही माहौल में टेंशन फिर से बढ़ने लगी और फिर सितंबर 2000 में वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे फिलिस्तीन को आग में झोंक दिया। इजराइल के अपोजिशन एरियल शेरोन ने अचानक यरूशलेम की सबसे पवित्र जगह, सबसे पाक जगह अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। ये वही जगह थी जिसे इस्लाम में तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है। शेरोन सैकड़ों हथियारबंद सैनिकों के घेरे में उस इलाके में दाखिल हुए। ये नज़ारा टीवी पर देखा और फिलिस्तीनियों के दिल में जैसे बारूद सुलग उठा। कुछ ही घंटों में गजा, रामल्ला, नाब्लुस और हेब्रोन की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस और फिलिस्तीनी नौजवानों के बीच झड़पें शुरू हुईं। पथराव, गोलियां, धुएं और चिल्लाहट से पूरा माहौल भर गया। यही थी दूसरी इंतिफादा, यानी दूसरा विद्रोह, दूसरी बगावत, जो पहली बार से कहीं ज्यादा हिंसक था। इजराइल ने बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। हर दिन दर्जनों लोग मारे जाते और हफ्तों तक गजा जलता रहा। इस बार इजराइल ने सारी जिम्मेदारी अराफात पर डाल दी। कहा गया कि उन्होंने इस बगावत को हवा दी कि वो पीछे से हमलों को उकसा रहे हैं। अमेरिका ने भी वही राग अलापा और अराफात को फिर से एक आतंकी नेता घोषित कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम जैसी वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें उस आदमी के रूप में पेश किया जिसने शांति की राह को छोड़कर हिंसा का रास्ता चुना। लेकिन सच्चाई से कहीं गहरी थी। इंतिफादा किसी साजिश से नहीं बल्कि एक लंबे गुस्से से जन्मी थी। उन वादों से जो पूरे नहीं हुए थे, उन दीवारों से जो हर दिन ऊंची होती जा रही थी। अराफात खुद उस आग को रोक नहीं पा रहे थे जिसे ओस्लो के धोखे ने भड़काया था। उन्होंने कई बार अपने लोगों से अमन की अपील की, मगर अब हालात उनके बस में थे नहीं। 2001 में एरियल शेरोन ही इजराइल के नए पीएम बने और उन्होंने अराफात के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अराफात को रामल्ला के उनके हेडक्वार्टर में महदूद कर दिया गया, उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी और दुनिया का वो नेता जो कभी न्यूयॉर्क के मंच से बोलता था अब अपने ही दफ्तर में कैद होकर रह गया। दूसरी इंतिफादा ने हजारों जिंदगियां ली, मगर इसने यह भी साबित किया कि फिलिस्तीनी अब किसी भी सियासी समझौते पर भरोसा नहीं करते और अराफात जो कभी अमन की उम्मीद थे अब दोनों तरफ के लिए शक और गुस्से का सिंबल बन चुके थे। साल 2002 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया अमेरिका पर 9/11 के बाद के जंगों में उलझी थी, तब फिलिस्तीन की धरती पर एक और कहानी अपने पीक पर पहुंच रही थी। गजा और वेस्ट बैंक फिर से बारूद की गंध में डूब चुके थे। दूसरी इंतिफादा अपनी पूरी तबाही के साथ जारी थी। हमले, गोलीबारी और रोजाना के झगड़े अब आम हो चुके थे। इसी दौरान इजराइल ने यासिर अराफात के खिलाफ वो कदम उठाया जिसने उन्हें दुनिया की नज़रों में एक बार फिर कैदी बना दिया। मार्च 2002 में इजरायली सेना ने ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड के नाम से एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ये 1967 के बाद का सबसे बड़ा हमला था जो फिलिस्तीनी इलाकों में किया गया। सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ीं और सीधे रामल्ला में यासिर अराफात के हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सैकड़ों सैनिकों ने उस इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। बिजली काट दी गई, फोन लाइनें बंद कर दी गईं और अराफात दुनिया से कट गए। इजराइल का इल्जाम था कि अराफात आतंकवादी ग्रुप्स को शह दे रहे हैं और इंतिफादा के अटैक्स को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इजरायली पीएम एरियल शेरोन ने उन्हें दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी कहा और उनका पूरा हेडक्वार्टर तबाह करने का हुक्म दिया, लेकिन अराफात ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो सिर्फ शहीद बनकर। हफ्तों तक वो इमारत घेराबंदी में रही।
बाहर इजरायली टैंकों की धमक और अंदर मोमबत्तियों की रोशनी में बैठे अराफात। ये तस्वीर दुनिया भर के टीवी चैनलों पर चलने लगी। वो बूढ़े हो चुके थे, चेहरे पर थकान थी, होंठ कांपते थे, लेकिन आवाज़ अब भी ठोस थी। वो हाथ में रेडियो पकड़े अपने कमांडरों से बातें करते थे, नोट्स लिखते और दीवारों पर नक्शे बनाते। बाहर की गोलियों की आवाज़ और अंदर के आदेश दोनों साथ साथ गूंजते रहे। उनका ये हेडक्वार्टर धीरे धीरे मलबे में बदल गया। कई कमरे ढह गए, दीवारें छलनी हो गईं और खाने पीने की चीज़ें खत्म होने लगीं। फिर भी अराफात ने बाहर से आने वाले हर दबाव को ठुकरा दिया। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय नेताओं ने उनसे अपील की कि वो रामल्ला छोड़कर बाहर चले जाएं, मगर उन्होंने कहा, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा वतन मुझसे छिन जाएगा, मैं यहीं रहूंगा। दुनिया के अखबारों में उनके बारे में दो तरह की तस्वीरें छप रही थी। कुछ के लिए वो एक जिद्दी बूढ़ा था जो अमन के रास्ते में खड़ा हुआ था, और कुछ के लिए वो वही अराफात था जो वतन के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। उनके कमरे की दीवारों पर अब भी पुरानी तस्वीरें थीं। जैतून की डाल पकड़े उनकी मशहूर स्पीच और 1974 की वो तस्वीर जब वो यूनाइटेड नेशंस में गरजे थे। अब वही शख्स मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। करीब 34 दिन तक अराफात इसी तरह से घिरे रहे। बाहर के टैंकों की गड़गड़ाहट और अंदर के रेडियो के खामोशियों के बीच उन्होंने अपनी आखिरी दिनों में भी वही हिम्मत दिखाई जो उनके नाम का हिस्सा बन चुकी थी। उनके लिए ये अब सिर्फ सियासत नहीं रह गई थी, ये वजूद की लड़ाई थी। और यहीं रामल्ला की उसी टूटी हुई इमारत में वो बूढ़ा नेता एक जिंदा निशान बन गया था जिसने मौत के साए में भी सरेंडर नहीं किया। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इजराइल ने घेराबंदी हटाई, लेकिन अराफात को रामल्ला से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, महीना अक्टूबर का था, साल था 2004। रामल्ला की वही इमारत जहां अराफात महीनों तक घेराबंदी में रहे थे अब भी उनकी ज़िंदगी का सेंटर थी। लेकिन इस बार गोलियों या टैंक ने नहीं, बल्कि एक बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो कमज़ोर पड़ने लगे, होठ सूज गए, शरीर पर दाने निकलने लगे और मुंह से खून आने लगा। डॉक्टर्स हैरान थे कि बीमारी का कोई साफ कारण भी पता नहीं चल रहा था। हेडक्वार्टर के अंदर अफरा तफरी मच गई। वो बूढ़ा नेता जो कभी रात भर अपने साथियों को ऑर्डर देता था बिस्तर पर, अब पड़े पड़े धीरे धीरे बोल रहा था। बाहर हज़ारों लोग इकट्ठा थे जो हाथों में उनकी तस्वीरें लिए दुआ कर रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा हुआ क्या। कुछ ने कहा कि इजराइल ने उन्हें जहर दिया है, कुछ ने कहा कि वो तनाव और उम्र के बोझ से शायद टूट गए हों। फिर फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के दबाव में 29 अक्टूबर 2004 को इजराइल ने अराफात को इलाज के लिए पेरिस जाने की इजाज़त दी। फ्रांसीसी एयरपोर्ट का एक स्पेशल मेडिकल जेट रामल्ला पहुंचा और पूरी दुनिया ने टीवी पर वो सीन देखा। एक कमज़ोर, पीले पड़े यासिर अराफात स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, अपने लोगों को हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। हज़ारों फिलिस्तीनी अबू अम्मार के नाम के नारे लगा रहे थे और कई लोग रो रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये उनका आखिरी सफ़र है। उन्हें जेट में बैठाया गया और जैसे ही वो रवाना हुए, रामल्ला में सन्नाटा फैल गया। लोग सड़कों पर रो रहे थे, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हो। पेरिस के पर्से मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन तक पूरी दुनिया की नज़र पेरिस के उस अस्पताल पर टिकी रही और 11 नवंबर 2004 की सुबह वो खबर आई जिसने पूरी अरब दुनिया को गमगीन कर दिया। यासिर अराफात अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र 75 साल थी। ऑफिशियली उनकी मौत की वजह पता नहीं चल सकी। न कोई दिल का दौरा, न कैंसर, न इन्फेक्शन, कुछ भी साफ नहीं। मगर फिलिस्तीनियों में ये बात फैल गई कि उन्हें जहर दिया गया था। 2012 में स्विट्जरलैंड और रशिया के साइंटिस्टों ने अराफात के कपड़ों और कब्र से लिए गए नमूनों की जांच की। उसमें पोलोनियम 210 यानी एक खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के निशान मिले थे। ये वही सब्सटेंस था जिससे रूस के एक एजेंट अलेक्जेंडर की हत्या की गई थी। हालांकि पुख्ता सबूत नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि उन्हें जहर दिया गया था। फिर भी फिलिस्तीनियों का यकीन कभी नहीं डगमगाया कि ये एक पॉलिटिकल हत्या थी। इजराइल ने हर आरोप से इनकार किया, लेकिन शक की परछाइयां कभी मिट नहीं सकीं। अराफात की मौत के बाद उनकी बॉडी को इजिप्ट लाया गया, जहां कायरो में सरकारी सम्मान के साथ उनका जनाजा हुआ। सैकड़ों नेता शामिल हुए और फिर रामल्ला में उसी जगह दफनाया गया जहां वो घिरे थे। लाखों लोग उनकी कब्र पर उमड़े, रोए और एक आवाज़ गूंजती रही, अराफात जिंदा है, फिलिस्तीन जिंदा रहेगा। उनकी मौत के सालों बाद भी आज तक उस सवाल का जवाब साफ नहीं हो पाया है कि यासिर अराफात की मौत नेचुरल थी या फिर किसी साजिश का नतीजा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस शख्स ने आधी सदी तक अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो आखिरी सांस तक अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। और इसीलिए अराफात की कब्र आज भी फिलिस्तीनियों के लिए एक मज़ार नहीं बल्कि एक याद है कि जंग चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इरादा अगर जिंदा है तो कौमें मिटती नहीं। अराफात के जाने के बाद फिलिस्तीन की फ़िज़ा में अजीब सा खालीपन था। वो सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक तहरीक की रूह थे। जिन लोगों ने उन्हें 1960 के दशक में बंदूक उठाते देखा था, उन्होंने ही उन्हें 1990 के दशक में जैतून की
डाल उठाते भी देखा। उनके चेहरे की शिकने, उनकी थकी आंखें और वो कैफिया जो हमेशा सिर पर बांधते थे, अब सब कुछ किसी दास्तान की तरह यादों में बस गया। उनकी मौत ने अरब दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया। बेरूत, दमिश्क, अमान, कायरो और तेहरान तक उनके लिए नमाज गैब अदा की गई। यूएन में उनके सम्मान में 1 मिनट की खामोशी रखी गई। लेकिन फ़िलिस्तीनी कैंपों में ये सिर्फ एक शोक नहीं था, ये एक इनकलाब की याद थी। बूढ़े रेफ्यूजीज़ ने अपने बच्चों से कहा, देखो ये वही आदमी था जिसने हमें बेघर होते देखा और फिर भी हमें उम्मीद सिखाई। अराफात की मौत ने लाखों दिलों में ये एहसास छोड़ दिया कि वो एक सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल थे। उन्होंने फ़िलिस्तीनी नाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। उनके कब्र पर आज भी लोग आकर कहते हैं, हम अब भी वही हैं जो तुमने हमें बनाया। उनकी जगह आज तक कोई भर नहीं पाया है और यही वजह है कि यासिर अराफात सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर फ़िलिस्तीनी दिल की धड़कन में जिंदा है। वो लड़ाई जिसे उन्होंने शुरू किया वो आज भी जारी है और उनका नाम आज भी हर नारे में गूंजता है। अपने लोगों के बीच अराफात का नाम किसी कौमी गीत जैसा था। फ़िलिस्तीनी बच्चे उन्हें अबू अम्मार कहते थे, यानी वो शख्स जो सबका पिता है। रिफ्यूजी कैंपों में पले हुए बच्चों के लिए अराफात वही चेहरा थे जो उम्मीद का सबूत था। बुजुर्ग औरतें उनके नाम की दुआ करती थीं क्योंकि वो उस आवाज़ का चेहरा बन गए थे जिसे दुनिया ने दशकों तक दबाने की कोशिश की थी। अराफात का करिश्मा सिर्फ उनके लफ्ज़ों में नहीं था बल्कि उनके अड़ियल यकीन में था। उन्होंने बार बार कहा, हम हार नहीं मानेंगे चाहे पूरी दुनिया हमें छोड़ दे। यही जिद उन्हें वो नेता बनाती थी जो किसी थकान को नहीं जानता था। वो जेलों से निकले, बमबारी झेली, देश से निकाले गए और फिर भी लौटे, हर बार पहले से मजबूत। उनके लिए हार एक लफ्ज़ नहीं था बल्कि लड़ाई का दूसरा नाम था। यासिर अराफात की कहानी किसी आम सियासी शख्सियत की नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने एक बिखरी हुई कौम को पहचान दी। वो ऐसे दौर में पैदा हुए जब फ़िलिस्तीन नाम सुनकर दुनिया के नक्शे पर कोई जगह दिखती नहीं थी, लेकिन जब वो गए तो दुनिया का हर बड़ा मंच फ़िलिस्तीन को एक कौम के तौर पर पहचान बना चुका था। यही अराफात की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अपने लोगों को बेघर रिफ्यूजीज से कौमी पहचान तक का सफ़र तय कराया। अराफात का नाम आज भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की फाइलों में मौजूद है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी मौत के बाद भी एजेंसी को डर था कि अबू अम्मार की याद फ़िलिस्तीनी नौजवानों को फिर से जगा सकती है। यही वजह है कि इजराइल ने उनकी कब्र तक को सिक्योरिटी जोन में रखा है। कहा जाता है कुछ मोसाद अफसरों का मानना था अराफात चले गए हैं पर उनका साया अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो फ़िलिस्तीन के एक शानदार कमांडर और लीडर रहे यासिर अराफात की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आपके प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं बेहतर करने का। और दोस्तों, जिस AI ट्रेनिंग कोर्स के बारे में आपको मैंने बताया था उसको चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों, ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए और प्लीज़ भाई सुपर थैंक्स भेज दीजिए या फिर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं और किताबें खरीद सकूँ और बेहतर वीडियोज़ आप लोगों तक ला सकूँ। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।